अपना किसमें आएगा? हम्म। हाँ हाँ, बैकग्राउंड। अच्छा। अपनी वो फाइल किसमें आएगी सरकार के? कहाँ पे? अच्छा। इसमें है ना? इसमें आएगा। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये जैसा कि अपन ने पहले भी देखा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। अम्ल, क्षार और लवण। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन, कौन से आयन? H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको अपन अम्ल कहते हैं। उदाहरण, HCl अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये जलीय विलयन में HCl जो है वो H प्लस आयन देता है। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या प्रत्येक वो पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अम्लीय होते हैं? बताइए। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल की अगर अपन बात करें, CH3 CH2 CH3 CH2OH, जैसे ये एक एल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन है, तो क्या यह अम्ल है? ये जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, यानी कि वो H प्लस आयन देंगे, हालांकि उसमें मौजूद है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करेंगे तो ही वो अम्ल कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। अब अम्ल के सिद्धांत जो है वो आपके तीन सिद्धांत है। पहला है आर्रेनियस, जो कि अभी अपन ने देखा। ऐसे यौगिक जो जल में कौन से आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। दूसरा सिद्धांत है बॉन्स्टेड और लोरी सिद्धांत। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन अथवा H प्लस आयन देते हैं, वो उसका पूरक ही है ये भी। अगला है लुईस सिद्धांत। ऐसे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से होते हैं? जैसा कि कहाँ से? पूरा गया। ब्लैक बोर्ड बन गया ये तो।
इससे होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, ग्रहण कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ग्रहण करता है। इस प्रकार जो बॉन्ड बनाने के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंद बनाने के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे ये H2O बनता है, इस प्रकार। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे, 2, एक ऊपर और एक नीचे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब आता है आपके अम्लों के गुण। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसा एक परखनी लेते हैं अपन, एक परखनी लेते हैं, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं, जिंक के टुकड़े, और फिर उसमें H2SO4 मिलाते हैं। जैसे कि ये जिंक है और इसमें अपन H2SO4 मिलाते हैं। इससे आपका बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। कौन सी गैस बनती है, H2 गैस। यानी कि धातु से अभिक्रिया करके अम्ल क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, ये एक नई चीज है, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो चीजें हैं। नंबर एक, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या है, अम्ल प्लस धातु जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की गैस की पहचान क्या है, आप लोग कैसे पता लगाओगे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, साबुन के विलेन में से प्रवाहित करेंगे और उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो किसकी ध्वनि आएगी, टॉप की ध्वनि आएगी। तो ये दर्शाता है कि ये इसमें हाइड्रोजन गैस है। और अम्ल अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगी, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देता है। क्योंकि ऑक्साइड जुड़ गया, इसका मतलब इसमें H2 में O और जुड़ गया है, तो H2O तो जल हो जाएगा इसमें। अगला पॉइंट है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके किसमें, यहाँ पे
यहाँ आ जाएगा ना, दिख रहा है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण बताइए आप लोग, किसी भी प्रकार का एक अम्ल बताओ, बताइए। HCl, ये जैसे कि ये एक HCl अम्ल है। एक क्षार बताइए। HCl प्लस एक क्षार बताइए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अगर क्रिया होगी तो ये HCl जो है वो क्या देगा? HCl अम्ल तो क्या देगा? H प्लस आयन। यहाँ से H प्लस आयन मुक्त हो जाएंगे और यहाँ से OH माइनस आयन मुक्त हो जाएंगे, दोनों ही मिलकर के क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। H प्लस और OH माइनस आयन मुक्त होकर के क्या बना लेंगे? जल। और पीछे क्या बचा? यहाँ तो Na प्लस और यहाँ Cl माइनस, तो ये दोनों क्या मिला बन जाएंगे? NaCl, लवण बन जाएगा। ये तो है अम्ल, ये है क्षारक, और ये है लवण, और ये है जल। इस पूरी अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। अम्ल केवल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसा ये उदाहरण दे रखा है, ये अभिक्रिया को संतुलित किया हुआ ये है अम्ल, और ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड। इनसे क्रिया करके ये MgCl2 और जल बनाते हैं। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था, ये MgCl2 कैसे बना? Mg की संयोजकता कितनी होती है और Cl की कितनी होती है? तो ये इनकी संयोजकता क्रिस क्रॉस होकर के MgCl2 बन जाता है। क्या बन जाता है? MgCl2। ये अभिक्रिया को संतुलित किया हुआ है। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी कितने हाइड्रोजन है? 2। इधर Cl कितने हैं? 2 है, क्योंकि आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 है। और इधर Cl कितने हैं? 2। इधर Mg कितने हैं? इधर भी कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया को बैलेंस किया हुआ है। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि कोई भी पदार्थ तभी विद्युत का सुचालक होता है जब उसमें मुक्त आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, इसलिए अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लों की पहचान या परीक्षण, ये 2-3 परीक्षण है। मेथिल ऑरेंज होता है परीक्षण करने के लिए, एक नीला लिटमस पत्र होता है, उसको क्या कर देता है? अम्ल लाल कर देता है। लिटमस किससे प्राप्त करते हैं अपन? थैलोफाइटा समूह के एक पादप लाइकेन होता है, उससे लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। और ये लाइकेन उसी जगह पर पाया जाता है जहां पर प्रदूषण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्रदूषक सूचक भी है। जहां कहीं पे भी लाइकेन प्रदूषण सूचक भी होता है, अर्थात प्रदूषण वाले क्षेत्र में लाइकेन नहीं पाया जाता। जहां पर लाइकेन नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या है? प्रदूषण है। एसोटो का प्रदूषक होता है ये, जांच करने के लिए। अन्य प्राकृतिक सूचक में हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया और जेरावियम है। ये लाल पत्ता गोभी अम्ल अगर इसके ऊपर डालते हैं तो ये लाल ही रहता है, और क्षारक डालते हैं तो फिर ये लाल पत्ता गोभी क्या हो जाती है? हरी हो जाती है। अम्लों के प्रकार। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में जल में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं।
यानी कि पूरी तरह से उसमें डिजोल्व हो जाते हैं जो जल में अपने विलयन में, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, इनकी पीएच मान 0 से 3.5 के मध्य होती है। प्रबलतम जो मैक्सिमम प्रबल अम्ल होता है उसकी पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि 0 से नीचे होता नहीं है। सबसे ज्यादा पीएच, सबसे कम पीएच 0 ही होती है। प्रबल अम्ल के उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताए हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको अपन नमक का तेजाब बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल जिसको अपन सोरे का तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अपन गंधक का तेजाब बोलते हैं। तो तीनों प्रकार के तेजाब जो है वो प्रबल अम्ल के उदाहरण है। कौन कौन से बताइए, देखें, बिना देखे बताइए प्रबल अम्ल के उदाहरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अधिकतर जो फैक्ट्रीज में काम आता है वो कौन सा अम्ल काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। देखिए, वीक एसिड्स कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल जो पूरी तरह से अपने जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, मतलब उनकी शक्ति थोड़ी कम होती है। अब दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, इनकी पीएच मान 3.5 से 7 के मध्य होती है। कई बार अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका भी डाइल्यूट कर सकते हैं अपन उसको। जैसे शक्ति अलग अलग होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तेजाब होता है, कोई तो ज्यादा सांद्रित होता है, कोई तनु होता है। तो तनु और सांद्रण करने, सांद्रित जिसमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें H+ आयन की मात्रा कम होती है, अर्थात उसमें जल मिला हुआ होता है, उसको अपन तनु अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु अम्ल। जैसा कि HCl को या फिर आपको H2SO4 का तनुकरण करना है। तनुकरण करने का मतलब क्या है? उसमें अगर पानी मिलाना है, उसमें क्या मिलाना है? पानी। अगर उसमें, हालांकि पानी उसमें मिलाया नहीं जाता है, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है डायरेक्ट। जैसे अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, तेजाब है, उसमें आप लोग पानी मिलाओगे, माना कि परख नली में लेकर के आप लोग पानी मिलाओगे, तो जैसे आप पानी मिलाओगे तो वो बहुत ही तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे, तो वो मिश्रण बाहर निकल करके आपके चेहरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं? परख नली में पहले क्या लेते हैं? पानी, और उसको ऊपर से अम्ल धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाते हैं ताकि उसका मिश्रण बाहर नहीं आए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट हो जाता है जो मिश्रण है, वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट होता है, अर्थात उसमें H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो कम हो जाती है, उसका जो शक्ति जो है, स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। इनकी पीएच मान 3.5 से 7 के मध्य होती है। उदाहरण एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में काम आता है, फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक, सिट्रिक अम्ल नींबू और टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है। कार्बोनिक अम्ल किसमें होता है? शीतल पेय में होता है। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। सिरके का मुख्य घटक कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। तेजाब को रखने का बर्तन कांच होता है, अन्यथा जैसे प्लास्टिक आप लोग यूज करें तो वो उसको डैमेज कर देगा। हल्दी लगे कपड़े पर साबुन लगाने से भूरा लाल हो जाता है साबुन की, इसका मतलब साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। गंधीय सूचक प्याज, वेनिला और लौंग का तेल है। अम्लीय वर्षा 5.6 से अगर वर्षा जल का पीएच कम हो जाता है तो कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। ठीक इसी प्रकार दंत क्षय कब होता है? कितना है? मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। दंत क्षय कब होता है? मुंह की पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांतों को नुकसान पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। अशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने का कारण क्या कारण है? क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होते। वर्षा जल में
विद्युत का प्रवाह हो सकता है। वर्षा जल में विद्युत का प्रवाह संभव है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें जब वो बारिश आती है तो वातावरण में उपस्थित जो अन्य अशुद्धियां हैं उसमें मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं। चाय में उपस्थित अम्ल कौन सा है? टैनिक अम्ल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान का कारण लैक्टिक अम्ल का संचय। अचार के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, सिरका का उपयोग करते हैं। शीतल पेय और सोडा वाटर में घुलित अम्ल कार्बोनिक अम्ल होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कपड़े से स्याही व जंग के दाग धब्बे छोड़ाने हेतु प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जल की कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो कि स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम बताइए। CaOH2 का दूसरा नाम बताइए। बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र बताइए। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस पदार्थ से बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। एंटासिड इसका हिंदी में नाम क्या है? प्रति अम्ल, यानी कि अम्ल के विरुद्ध ये प्रतिक्रिया करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी के समय इसका यूज करते हैं पेट की अम्लता दूर करने के लिए। पेट की अम्लता दूर करने के लिए। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये वैसे अपन ने ऊपर देख ही लिए हैं। अब आ जाता है क्षारक जिसका दूसरा नाम भस्म भी है। क्या नाम है? भस्म। जो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? क्षार। आर्यनियस ने यह बताया कि वे यौगिक या मिश्रण, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं यानी OH माइनस आयन देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। बॉन्स्टाइड और लोरी की थ्योरी में यह बताया गया है कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं यानी H प्लस आयन ग्रहण करते हैं उनको अपन बोलते हैं क्षारक। लुईस ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हो, उदाहरण है NH3, क्लोरीन है, फोस्जीन है, ब्रोमाइड है और आयोडीन है, आयोडाइड है। क्षारकों के गुण। क्षारक अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारकों को छूने पर साबुन जैसा चिकना, मतलब उनका स्पर्श चिकना होता है साबुन, इसका क्षारक का। इनके विलयन भी विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कारण है? कौन से मुक्त आयन होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होते हैं इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जबकि ये अधातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर। एक क्षारक NaOH होता है। कौन सा है? NaOH है। वो एक धातु से अभिक्रिया करता है। हालांकि ऊपर क्या है? अधातु से ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लेकिन एक क्षारक NaOH जो है वो जिंक धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक जटिल लवण बनाता है जिसका नाम क्या है? सोडियम
जिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH जिंक से क्रिया करके Na2ZnO2 प्लस H2 देता है, अन्य क्षारक किसी भी धातु से क्रिया नहीं करते। इनकी पीएच मान 7 से अधिक होती है। प्रबलतम क्षार की पीएच 14 होती है, क्योंकि पीएच स्केल जो है वो 0 से लगा करके 14 तक होती है, तो मैक्सिमम 14 होती है, ये बेस की होती है। क्षार तेलों और वसाओं से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। क्षारकों का परीक्षण वही है, फिनोल्फथालीन का उपयोग करते हैं और उसमें क्षार मिलाते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अनुमापन करते हैं अपन, उसमें लिटमस, लाल लिटमस होता है, उसके ऊपर क्षार डालते हैं तो उसका रंग कर देता है वो नीला। मेथिल ऑरेंज के ऊपर क्षार डालते हैं तो उसका रंग हो जाता है पीला। क्षारकों के प्रकार ठीक उसी प्रकार जैसे अम्लों में था, प्रबल क्षारक वो होते हैं जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही क्या है, इनका नाम, इसका नाम तो है कास्टिक सोडा और इसका नाम है कास्टिक पोटाश। दोनों ही कास्टिक जो है वो प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। वीक बेसिस कौन से होते हैं, जो जल में आंशिक रूप से ही विलय होते हैं, कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 है। अब आते हैं आपके अम्लोक क्षारकों के उपयोग। अम्लोक क्षारकों का उपयोग आपने ये देखा होगा कि कई बार अपन फसलों की पैदावार करते हैं, उसमें मिट्टी की जांच भी कराते हैं। मिट्टी की जांच करके भी ये पता लगाया जा सकता है, उसकी पीएच का मान ज्ञात करके, भाई मिट्टी में किसकी कमी है, किस तत्व की कमी है, या कौन सी खाद डाल करके इसकी लवणता को बराबर बनाए रखा जा सकता है और कौन सी फसल उगाई जा सकती है, इसका पता भी लगाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं उपयोग में क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा। इसका सूत्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका प्रयोग करते हैं अपन साबुन निर्माण में। दूसरा इसका उपयोग है कागज और कपड़ा उद्योग में, और तीसरा है रेयन रेशा बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जिसका नाम क्या है, हिंदी में नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने में, दीवारों की रंगाई में, मिट्टी की अम्लता कम करने में और चर्म उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा होता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें अपन डालते हैं पानी, पानी मिलाते ही ये बन जाता है बुझा हुआ चूना CaOH2। अब अपन दीवार पर सफेदी करेंगे इससे, और इसके साथ में मिल जाएगी वातावरण की CO2। क्या मिल जाएगी, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड। फलस्वरूप बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। इस CaCO3 के बनने के कारण ही दीवार का रंग क्या हो जाता है, दीवार का रंग सफेद एवं चमकीला। दीवार का रंग क्या बनने के कारण चमकीला होता है, सफेद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवार का रंग सफेद और चमकीला हो जाता है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कई बार आ चुका है, पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है, जिसका साधारण नाम एक और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपन मुलायम साबुन बनाने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
नहीं सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और कास्टिक सोडा और दीवारों की पुताई। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब समझ गए आप लोग, विरंजक चूर्ण। कौन सा है? विरंजक चूर्ण। अब अपन बात करते हैं अम्लों के उपयोग। कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? शीतल पेय और सोडा वाटर में। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल संचायक बैटरियों में, बैटरी जो आती है शीशा संचायक सेल वाली, उसमें करते हैं। पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। अम्लराज के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। 3 भाग HCl अम्ल प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3, दोनों को मिलाने से अम्लराज बनता है, जिसका दूसरा नाम एक्वारेजिया भी है। अम्लराज को और क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। इसका उपयोग सोने जैसी धातु को गलाने में किया जाता है। इसका उपयोग तो आप लोगों को पता होगा किसमें करता है? सोना जैसी धातु को गलाने में एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल धातु की सफाई में करते हैं। बफर विलियन, बफर विलियन ऐसा विलियन होता है जिसमें अम्लीय क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर उस विलियन की पीएच मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उस प्रकार के विलियन को अपन बफर विलियन कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल में, नहीं सॉरी, सोडियम एसिटेट का जलीय विलियन है, उसमें अगर अपन एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा उदाहरण है इसका अमोनियम एसिटेट। अब आ जाते हैं लवण। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसका मतलब लवण किससे बनते हैं? अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है, वो दोनों ही अपने एक दूसरे के गुणों को खो देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवणों की विशेषता प्राय ठोस होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें मुक्त आयन जो घुल जाते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। आयनिक बंध की उपस्थिति अर्थात आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक मतलब प्लस और माइनस वाले। जैसे आयनिक यौगिक जैसे ये NaCl है, ये एक लवण है, ये जल में घुलता है तो इस रूप में मुक्त हो जाते हैं, आयन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये कौन से यौगिक होते हैं? लवण जो होते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे MgCl2 है, उसको भी देख लीजिए आप लोग, ये भी जब जल में घुलता है तो Mg+2 और Cl- इस रूप में विघटित हो जाते हैं, तो ये आयनिक यौगिक हो गए। सामान्य लवण कैसे बनते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। जैसे प्रबल अम्ल HCl, प्रबल क्षार NaOH, दोनों अगर क्रिया करते हैं तो कौन से हम लवण बनते हैं? सामान्य लवण बनते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, Na2SO4 और CaSO4। कैसे बनता है? ये किससे बनेगा बताइए? प्रबल अम्ल कौन सा होगा इसमें? क्षार तो होगा इसमें NaOH, और अम्ल कौन सा होगा? HCl। ये कैसे बनेगा? प्रबल क्षार होगा इसमें KOH और अम्ल होगा HCl। ये किससे बनेगा? NaOH H2, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण का मतलब इतना होता है कि ऐसे लवण जिनकी पीएच का मान 7 से कम होगा। इसका मतलब उसमें ज्यादा प्रबल कौन होगा? अम्ल होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। इसमें इसका मतलब ये है कि एक जो जो अम्ल मिला होगा वो क्या होगा? प्रबल होगा।
ऐसे विलेन की पीएच मान 7 से कम होती है। उदाहरण NH4Cl, इसका मतलब इसमें अम्ल कौन सा है? HCl। इसमें कौन सा है? H2SO4। इसमें कौन सा है? इसमें हालांकि कार्बोनिक अम्ल है। कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल है आदि। क्षारीय लवण कौन से होते हैं? इसमें दुर्बल अम्ल होते हैं और प्रबल क्षार होते हैं। तो लवण क्षारीय बन जाता है, उसकी पीएच का मान कितना हो जाता है? 7 से ज्यादा होता है। ऐसे लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है और विलयन की पीएच मान 7 से ज्यादा होती है। उदाहरण Na2CO3, इसमें NaOH है, इसमें CuOH2 है, इसमें भी CuOH2 है, CuOH2 है ना। अब आ जाता है आपके संकर लवण या शंकु लवण। ऐसे लवण जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में रहते हैं, उनको अपन संकर लवण, संकुल लवण अथवा जटिल लवण कहते हैं। जैसे K4FeCN6, CuNH3, 4SO4। हालांकि इन यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी। उपसह संयोजी यौगिक, यानी इनके मध्य जो बंध होता है वो उपसह संयोजी होता है, जिसमें एक लिगेंड होता है और एक दाता होता है। दोनों आपस में क्रिया करके उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। बड़ा क्वेश्चन जिसमें आ जाता है वो लिगेंड वाला यौगिक होता है, अर्थात वो उपसह संयोजी वर्ण से बनता है। द्विक लवण, दो सरल लवणों से जो निर्मित होता है। द्विक यानी दो, दो सरल लवणों से जो निर्मित होता है उसको अपन द्विक लवण कहते हैं। जैसे दो सरल लवणों से ये बन गया, एक लवण ये और एक लवण ये, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? द्विक लवण। जो जिसमें दो लवण मिले हुए हो। मोहर लवण, इसका केवल उदाहरण याद रखना है, कार्मेलाइट है अन्य उदाहरण। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि इसमें प्रबल क्षार है। क्या है? NaOH है, इसलिए। विभिन्न लवणों के उपयोग। सोडियम क्लोराइड, पहला कौन सा है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड ये अपने खाने का नमक है, NaCl है ना। टेबल साल्ट है, रॉक साल्ट भी बोलते हैं। खाना और खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने में भी ये, जो अपनी जो तंत्रिका जो होती है न्यूरॉन, उसमें भी ये सोडियम और पोटेशियम काम आता है। कौन कौन से तत्व काम आते हैं? एक तो Na+ और K+। इनके संचरण से अपनी तंत्रिकाएं ठीक से काम करती है। संदेशों को तंत्रिका तंत्र जो होता है वहां से संबंधित अंग तक ले जाने का काम ये सोडियम और पोटेशियम करते हैं। मांसपेशियों की गति में सहायक होते हैं। सड़कों पर जमा बर्फ को पिघलाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का नमक डालते हैं तो वो पिघल जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धामन सोडा, इसमें ये पीछे जो जुड़ा हुआ इस जल को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल। अब क्रिस्टलन जल एक तो कौन किसमें हो गया? दामन सोडा में हो गया। किसमें हो गया? इसका सूत्र क्या है? ये ऊपर आ गया। दूसरा एक नीला थोथा होता है CuSO4, इसमें 5H2 जुड़े रहते हैं। और बताइए और कौन सा है? एक CaSO4 होता है, डॉट ½ H2O। ये क्या होता है? POP। चौथा और बताइए। CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या होता है? जिप्सम। तो ये इसके कुछ उदाहरण है क्रिस्टलन जल के, जो किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं, जो उसके लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित होते हैं पीछे की तरफ। सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 है, उसका उपयोग साबुन निर्माण में होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। जल की स्थायी कठोरता किससे आती है? मैंने आपको पहले ही बताया था,
मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो फॉस्फेट होते हैं या सल्फेट होते हैं, उनकी वजह से जल की स्थायी कठोरता होती है, उसको दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। कागज और कांच उद्योग में करते हैं। याद रखिए, इसको याद कीजिए अभी। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें करते हैं? नंबर 1 साबुन बनाने, अपन कपड़ा धोते हैं उसमें करते हैं। नंबर 2 किसमें करते हैं? जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। स्थायी कठोरता वो होती है जिसको ऐसा जल जिसकी कठोरता को उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है, वो स्थायी कठोरता होती है। कागज और कांच उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा पेट की अति अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसमें अगर अपन डॉट 2H2O मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन? खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। बेकरी उद्योग में बेकिंग पाउडर बनाने में, जिससे ब्रेड या जो ब्रेड होती है वो फूल करके मोटी हो जाती है। ब्रेड और केक आदि बनाने में इसी की वजह से फूलती है, NaCO3 की वजह से। अग्निशामक यंत्र के अंदर जो बोतल होती है उसमें तेजाब भरा जाता है और फिर उसमें क्या भरा जाता है? NaCO3 होता है, जिससे यहाँ से कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2। कौन सी मुक्त होती है? CO2, जो कि आग बुझाने में काम आती है। अग्निशामक यंत्र के रूप में जो उपयोग किया, अग्निशामक यंत्र में जो पदार्थ यूज किया जाता है, लवण यूज किया जाता है, वो कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आ जाता है आपके विरंजक चूर्ण। पहले भी आ चुका है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? जो बुझा हुआ चूना होता है, निर्माण, इसका निर्माण कैसे होगा? बुझा हुआ चूना प्लस इसके ऊपर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन। इससे बनता है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। यानी कि ये इस प्रकार बनती है। बुझा हुआ चूना CaOH2, इसके ऊपर क्लोरीन गैस अपन ने मुक्त प्रवाहित करी, इससे ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा? H2O मुक्त हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण। ये क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीले रंग का होता है, क्लोरीन की गंध युक्त पाउडर होता है, क्योंकि इसका निर्माण ही क्लोरीन गैस प्रवाहित करके होता है। ये विरंजक यानी रंग उड़ाने के काम आता है फैक्ट्री में, कपड़े की जो फैक्ट्री होती है उसमें। विरंजक का मतलब क्या होता है? रंग हटाना। कीटाणुनाशक, जल को रोगाणु मुक्त करने में भी इसका उपयोग करते हैं। उत्तम ऑक्सीकारक है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म जो कि निश्चेतक होता है, बेहोश करने के काम आता है, उसमें भी, उसके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब आ जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका निर्माण कैसे होता है ये देख लीजिए। कैल्शियम सल्फेट होता है, जो कि जिप्सम है, इसका निर्जलीकरण किया जाता है 373 केल्विन पर। कितने केल्विन पर? ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। 373 केल्विन पर निर्जलीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O
अब आप लोग ये समझ लीजिए कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट के दो अणुओं के बीच में एक जल का अणु रहता है, आधा जल का अणु तो रहता नहीं है। तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट की जो दो अणु है उसके बीच में जल का अणु कितना रहता है, एक। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक अणु के बीच में जल कितना रहेगा, आधा, हाफ रहेगा। समझ रहे हो ना? दो कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के बीच में जल का कितना अणु रहेंगे, एक रहेगा। तो जो ये जिप्सम है, जिप्सम का अगर अपन निर्जलीकरण करते हैं 373 केल्विन पर, क्या करते हैं, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण करते हैं तो ये क्या बनता है अपने पास, हो गया, किसमें आएगा, हाँ, जिप्सम होता है, उसका अपन क्या करेंगे, निर्जलीकरण करते हैं 373 केल्विन पर, यानी कि जल हटा देते हैं तो अपना बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के रूप में आप टूटी हुई जो हड्डियां होती है उसके ऊपर प्लास्टर वापस चढ़ाएंगे, इसका मतलब उसमें क्या मिलाएंगे अपन, जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, जल। अब प्लास्टर की क्रिया किस प्रकार होती है, प्लास्टर की क्रिया इस प्रकार होती है, वापस पुनः कैसे होती है, जैसे ये POP है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसमें क्या मिलाएंगे, ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम जैसा कठोर, वापस क्या बन गया, जिप्सम बन गया। और जो अपना जो प्लास्टर चढ़ता है वो चढ़ाते हैं वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है उसमें जल मिलाने से। पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आतिशबाजी में काम आता है, पटाखे में, इनमें, विस्फोटक में, गन पाउडर में। इसको अपन सोरा भी बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, शोर, जिसको अपन बोलते हैं सोरा। नौशादर NH4Cl शुष्क सेल में बर्तनों की, क्या लिखा हुआ, कलई और वो टांका लगाने में उर्वरक के रूप में हाइपोसोडियम थायोसल्फेट होता है, इसका उपयोग अपन फोटोग्राफी में करते हैं। ये इस प्रकार आपका ये पूरा पाठ खत्म हो गया। अब इससे संबंधित मैं आपसे दो तीन प्रश्न पूछता हूँ। नंबर एक है, नंबर एक है, शुष्क HCl गैस है, क्या है, शुष्क HCl गैस बाहर निकल रही है, उसके पास में अगर आप लोग शुष्क लिटमस पत्र ले जाओगे, क्या ले जाओगे, शुष्क लिटमस पत्र ले जाओगे, तो उस लिटमस पत्र के रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र के रंग में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अम्ल अपने गुण जलीय विलयन में प्रदर्शित करते हैं, न कि शुष्क अवस्था में करते हैं, इसलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने
दूध है, दूध की पीएच मान 7 से कम होती है। वैसे दूध की पीएच मान कितनी होती है? 7 से कम होती है। अब उसमें आपने मिला दिया बेकिंग सोडा। क्या मिला दिया? बेकिंग सोडा। तो उस दूध का दही बनने में समय पहले की तुलना में ज्यादा लगेगा अथवा कम? बताइए। पहले की तुलना में समय ज्यादा लगेगा अथवा कम? आप लोगों के पास दूध है जिसकी पीएच मान 7 से कम होती है। आप लोगों ने उसमें क्या मिला दिया? बेकिंग सोडा मिला दिया। बेकिंग सोडा मिलाने के बाद में उस दूध का आप लोग दही बनाओगे तो उस दही जमने का समय जो है वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा? उस दही जमने का समय क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने के बाद में उसकी पीएच मान क्या हो गई? बढ़ गई है। अब उस पीएच मान बढ़ गई है तो पीएच मान कम होने में समय क्या होगा? पहले की तुलना में जो खट्टा होने में समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अब अगला प्रश्न ये है कि कोई भी पदार्थ या विलयन विद्युत का सुचालक है या नहीं है, इसका पता आप लोग कैसे लगाते हैं? कोई भी पदार्थ अपन कहते हैं कि ये विद्युत का सुचालक है या फिर ये विद्युत का कुचालक है, इसका पता कैसे लगाओगे कि ये सुचालक है या कुचालक? क्या कारण है कि ये कोई पदार्थ तो विद्युत के सुचालक होता है, कोई पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं? बताइए। जिसको आता है हाथ खड़ा करो। इलेक्ट्रॉन का ही कोई जरूरी नहीं, मतलब आयन होने चाहिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अन्य सभी पदार्थ जिसमें मुक्त आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं।